जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 1 नवंबर के करंट अफेयर पे। तो देखिए, एक नए महीने की शुरुआत हो चुकी है आज, तो आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ नवंबर महीने में। देखिए, नवंबर महीना बहुत खास होता है क्योंकि ठंडी की शुरुआत लगभग हो जाती है और एक ऐसा अनुकूल मौसम आपको मिलता है जिसमें आपको ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इस मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी और ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगेगी, यानी कि एक अनुकूल मौसम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो चलिए, आज जो है 1 नवंबर की शुरुआत करते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ में एक अपडेट देना है कि जो आपका अक्टूबर महीने का मंथली करंट अफेयर है, ये अपलोड हो चुका है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके उसको देख लीजिएगा और उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे फ्री में आपको मिल जाएगी। और आज करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है, यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक 7 सदस्यीय पीएम की, यानी कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो देखिए, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, इसका जो पुनर्गठन किया गया है, इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं विवेक देबराय। आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री की ये आर्थिक सलाहकार परिषद गठित की गई है, ये 2 साल के अवधि के लिए जो है पुनर्गठित की गई है। तो इसको याद रखिएगा। और विवेक देबराय जो है इस पुनर्गठित पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे। ठीक है। और देखिए, इस समिति में टोटल 7 सदस्य होंगे। तो 7 सदस्यों में पहला नाम विवेक देबराय का है, चूंकि ये अध्यक्ष हैं। और इसमें दूसरा नाम आता है फिर राकेश मोहन का। तीसरे आपकी बन जाती हैं पूनम गुप्ता जी। चौथे आपके हैं टीटी राममोहन। और पांचवें का नाम है साजिद चिनाय। और छठवें व्यक्ति आपके हैं नीलकंठ मिश्रा। और सातवें हैं नीलेश शाह। तो इन छहों को मिलाकर और विवेक देबराय को लेकर कुल 7 सदस्य होंगे इस प्रधानमंत्री की 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद में। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? देखिए, अभी हाल ही में जो आपके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, तो इन्होंने 28 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से CII एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। और ये जो 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था, तो इसका विषय था बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव। तो इसको याद रखिएगा कि मनसुख मंडाविया कौन है। ये आपके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। और इनके बारे में न्यूज क्या है कि 28 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से CII एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश के सुल्तान हसन बल बोल्किया की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो देखिए, जो 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, इसका जो आयोजन है, ये ब्रुनोई के सुल्तान, जिनका नाम है हसनल बोल्किया, इनकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और देखिए, जो आपके हसनल बोल्किया हैं, इन्होंने स्पेशली पीएम मोदी को इस सम्मेलन में, यानी कि 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया था। और आपको बता दूं, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने वर्चुअल तरीके से इस 18वें आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन भारत शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। और देखिए, ये 9वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन था जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया था। यानी कि लगातार 9वीं बार इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है। ये हर साल आयोजित होने वाला सम्मेलन है। कौन? भारत आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है। देखिए, वर्ष 2022 आसियान भारत संबंध साझेदारी के 30 वर्ष पूरे करेगा। यानी कि 2022 वाला जो आएगा साल, तो 2022 में आसियान भारत संबंध जो है इसके 30 साल पूरे हो जाएंगे। और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में, यानी कि 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो एक प्रश्न एग्जाम में यहाँ पे अलग से बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस साल को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो ये आपका है साल 2022। देखिए, आसियान जो है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसका मुख्यालय आपका इंडोनेशिया की जकार्ता में है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? देखिए, आसियान के मेंबर्स आपके हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये सभी जो है आसियान के मेंबर हैं। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना है।
चौथा है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए महाराष्ट्र जो है ये वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए महाराष्ट्र में इस समय सरकार है किसकी, इस समय शिवसेना पार्टी की सरकार है गठबंधन वाली कांग्रेस के साथ। और आपको बता दूं महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है उद्धव ठाकरे, ठीक है। और राजधानी आपको पता ही होगी मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत जो है 9वें स्थान पर है। और देखिए जो आपका ये ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट है तो इसमें देखिए पहले स्थान पर आपका अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है, चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, पांचवें स्थान पर फ्रांस है, छठवें स्थान पर जर्मनी है, सातवें स्थान पर कनाडा है, आठवें स्थान पर नीदरलैंड है, नौवें स्थान पर भारत है और 10वें स्थान पर कौन सा है, सिंगापुर है। तो पहले स्थान पर कौन है और भारत किस स्थान पर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी सारी की रैंकिंग याद रखेगा। तो फिर से बता दूं आपको कि ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में भारत 9वें स्थान पर है, अमेरिका पहले, चीन दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। और ये छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर रियान टेन डोसेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए जो आपके रियान टेन डोसेट हैं ये जो है नीदरलैंड के क्रिकेटर थे और इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा ले लिया है। देखिए जो आपके रियान टेन डोसेट हैं इन्होंने 2006 में क्रिकेट में पदार्पण किया था, उसके बाद से इन्होंने 57 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचों में 2074 रन और 33 एक दिवसीय यानी कि वनडे इंटरनेशनल मैचों में 1541 रन और 24 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 533 रन बनाए हैं। सातवां प्रश्न की एम्स में एक जंग लड़ते हुए किसकी पुस्तक है। तो देखिए ये जो टाइटल है एम्स में एक जंग लड़ते हुए, इस पुस्तक को लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि कभी भारत के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। तो देखिए रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखी गई ये जो पुस्तक है ये जो है दिल्ली में एम्स में कोविड-19 से जब ये जूझ रहे थे तो उसके अनुभवों को इस पुस्तक में इन्होंने साझा किया है। और जो रमेश पोखरियाल निशंक की ये पुस्तक है एम्स में एक जंग लड़ते हुए, तो इस पुस्तक का प्रकाशन किया है प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने। आठवां की टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है। तो देखिए टोटल 4 भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में। और ये संस्थान कौन से हैं, देखिए ये संस्थान आपका है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास। देखिए आपको बता दूं इसमें सबसे खास बात क्या है। देखिए जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि आईआईएससी बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, तो ये जो है टॉप 100 में इसको जगह मिली है और ये भारत के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में भी पहले स्थान पर है। तो जो आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है इसको टॉप 91 से 100 के बीच की रैंकिंग में रखा गया है। और जो आपका आईआईटी बॉम्बे इसको 126 से 150 के बीच की रैंकिंग में रखा गया है। 176 से 200 के बीच की रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को रखा गया है और 176 से 200 की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को भी रखा गया है। तो 4 शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास। इसको याद रखिएगा, इन चारों को टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में जगह मिली है। अब बात करेंगे कि टाइम्स हायर एजुकेशन जो है इसकी विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में दुनिया का कौन सा शिक्षण संस्थान पहले स्थान पर है। तो देखिए जो आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए यानी कि अमेरिका का, ये पहले स्थान पर है इस रैंकिंग में। और इसमें अमेरिका का ही मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान दूसरे स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तीसरे स्थान पर है और चीन का सिंगुआ यूनिवर्सिटी जो है ये आपका 10वें स्थान पर है इस वैश्विक रैंकिंग में। तो इस रैंकिंग को याद कर लीजिए। और 9वां प्रश्न है हाल ही में पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हो गया, ये कौन थे। तो देखिए डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर जो है ये कैंसर विशेषज्ञ थे। देखिए कैंसर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी, ठीक है। देखिए एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ओंकोलॉजी जो है ये किस चीज़ के अध्ययन से संबंधित है। तो ये कैंसर से संबंधित है, ठीक है, कैंसर के अध्ययन से। तो देखिए जो कैंसर का विशेषज्ञ होता है इसको हम क्या कहते हैं, ओंकोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं, ओंकोलॉजिस्ट कहते हैं।
और जो आपके डॉक्टर माधवन कृष्ण नायर हैं, ये भारत के प्रसिद्ध ओंकोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर रोग विशेषज्ञ थे। देखिए आपको बता दूं, जो ये प्रख्यात ओंकोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक थे, संस्थापक निदेशक थे, और पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया था, डॉक्टर माधवन कृष्ण नायर। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है और इन्होंने भारत की राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना तैयार करने वाले विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। और देखिए इन्होंने यानी कि डॉक्टर माधवन कृष्ण नायर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कैंसर पर विशेषज्ञ सलाहकार पैनल में भी काम किया था और भारत सरकार ने इनको 2001 में चिकित्सा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो ये खास बातें हैं डॉक्टर माधवन कृष्ण नायर के बारे में, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के परमाणु हथियारों के खिलाफ एक प्रमुख प्रचारक का निधन हो गया? तो देखिए ये देश आपका जापान है। जापान के परमाणु हथियारों के खिलाफ एक प्रमुख प्रचारक थे, जिनका नाम क्या था? देखिए इनका नाम था सुनाओ सुबोई। ठीक है, तो सुनाओ सुबोई का भी हाल ही में निधन हो गया है। और जो आपके देखिए सुनाओ सुबोई इनके बारे में खास बात क्या है? देखिए आपने सुना होगा कि अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु हमले किए थे, एक जो है हिरोशिमा में और एक नागासाकी में। ठीक है, तो जो हिरोशिमा में परमाणु बम हमला हुआ था अमेरिका के द्वारा, तो उसमें ये जीवित बच गए थे, सुनाओ सुबोई, और इनका 96 साल की उम्र में भी हाल ही में निधन हो गया है। और बता दूं आपको कि इन्होंने यानी कि जो आपके सुनाओ सुबोई हैं, तो इन्होंने अमेरिका के जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, ठीक है, तो जब बराक ओबामा गए थे किस लिए? अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर बराक ओबामा थे कि परमाणु हमले को जो है रोका जाए, पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों को जो है मतलब उसका बहिष्कार किया जाए। तो उस समय जो है जब ये गए थे जापान में, तो उस समय उनसे मुलाकात भी की थी किसने? सुनाओ सुबोई ने। तो मेरा कुल मतलब ये था कि आपको बता दूं जो इसकी मतलब खास बातें क्या है सुनाओ सुबोई की। देखिए सुनाओ सुबोई जो है ये परमाणु हमला जो हुआ था हिरोशिमा परमाणु हमला अमेरिका के द्वारा, उसमें ये जीवित बच गए थे और जीवित बचने के बाद उस भयावह स्थिति को फिर से दोहराया न जाए विश्व में, इसलिए इन्होंने कहा कि अब मैं प्रचार करूंगा कि परमाणु हथियार जो है इनको नष्ट किया जाए, इनका बहिष्कार किया जाए, इन पर बैन लगाया जाए पूरी दुनिया में। तो परमाणु हथियारों के एक प्रमुख प्रचारक थे कौन? जिनका नाम है सुनाओ सुबोई। ठीक है, और 11वां प्रश्न की हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए ज्ञान एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो देखिए ज्ञान एप्लीकेशन को नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है और ये एप्लीकेशन मेंटर्स के लिए अपने जीवन के अनुभव साझा करने के लिए एक मंच होगा। ये एप्लीकेशन लोगों को उस ज्ञान से सीखने की अनुमति देगा जो जीवन भर हासिल किया गया है। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं, तो इन्होंने ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ज्ञान एप्लीकेशन। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व शहर दिवस कब मनाता है? बताइए आंसर। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे पहली बार कब मनाया गया था? बताइए। अगला कि हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया, ये कौन थे? बताइए। चौथा कि किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? बताइए। पांचवा कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? बताइए। और देखिए कल तो मैंने प्रश्न आपसे पूछा नहीं था, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में जल्दी ही। तो जय हिंद, जय भारत।